नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने क्लास 10 के इतिहास का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। आज हमने नोट्स के सहारे नहीं बल्कि हमने आज आपको पूरा वो लेसन दिखा रहे हैं और अपने इसी लेसन के अंदर अपने मुख्य मुख्य बातों को लिखते चलेंगे। जहाँ से जो बात मुख्य होगी आपको मैं बता दूंगा। तो करते हैं स्टार्ट। काम, आराम और जीवन। समकालीन विश्व में शहर। सन 1880 में दुर्गाचरण राय की किताब आई थी, देवगानेर मरते आगमन, मतलब धरती पर देवता आए। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दुर्गाचरण राय की पुस्तक कौन सी है? देवगुनार मरते आगमन। इस किताब में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी और कुछ अन्य देवता कलकत्ता जाने के लिए रेल में बैठे हैं और कलकत्ता उस समय ब्रिटेन भारत की क्या है, राजधानी है। और वर्षा के देवता भगवान वरुण इन देवताओं को कोलकाता की सैर करा रहे हैं। यहाँ विशाल शहर में सभी देवता क्या है, चकित रह गए। वहाँ न केवल रेलगाड़ी बल्कि गंगा के पानी में चलता विशाल जहाज, कारखाने की धुआं उगलती चिमनियाँ, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक और बहुत सी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखकर वो क्या है, चकित हो गए हैं। और वो इतना चकित हैं कि ऐसा का संग्रहालय स्वर्ग में बनाने की बात कहते हैं। 19वीं सेंचुरी के कोलकाता में नए नए मौक़ों की भरमार थी। वहाँ व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के एक से एक अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज़ से परेशान थे, वो थे उन्हें यहाँ ठग, चोर, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों का एक दड़बे नुमा मकान में रहना और दुख रहा था। यहाँ ब्रह्मा जी भी क्या है, ऐन खरीदते हैं, लेकिन उनको भी क्या है, ठग लिया जाता है। जब वे जूते लेने जाते हैं तो लोग बड़े हैरान होते हैं। सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सभी देवता जाति, धर्म, औरत मर्द के फर्क को देखकर क्या परेशान है। जो भेद अब तक कुदरती और समान दिखाई दे रहा था वो टूटता दिखाई दे रहा है। मतलब इस किताब में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें भगवान के माध्यम से दिखाया गया है। किस तरह एक शहर है कोलकाता, एक और तो गरीब है, दूसरे क्या है, वो अमीरों का शहर है। तो क्या ये शहर ऐसे ही थे? तो हम अगर बात करें इतिहास की तो 200 साल पुराने इतिहास नहीं है। आधुनिक पूंजीवाद को उदय दुनिया के बहुत बड़े भाग पर उपनिवेशों की स्थापना कर रहा था और लोकतंत्र के आदर्श विकास, इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की शक्ल और सूरत को तय किया। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में ये शहर कैसे बने थे। पहले है शहर की विशेषता। तो देखते हैं अधिकांश शहर है, चाहे मोहनजोदड़ो अन्य शहर है, अधिकांश शहर है वो नदियों घाटियों के आसपास ही बनते हैं। इंसानी बस्तियां चाहे प्राचीन समय देखें आज देखें वहीं रहती है जहाँ क्या हो, भोजन का प्रबंध हो। मतलब इंसानी बस्ती को बसाने के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है, भोजन का प्रबंध। इसके अलावा एक शहर में क्या होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, व्यापार, उद्योग, धार्मिक संस्थाएं और शिक्षा के केंद्र होने चाहिए। एक शहर में ये सब कुछ होता है। तो शहरी इलाके कई तरह के होते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं और कहीं स्थायी बाजार भी होते हैं। दूसरी ओर छोटे कस्बे भी क्या हैं, होते हैं जहां बाजार के साथ कानूनी और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। शहर के आकार और जटिलता में बहुत फर्क है। तो यहाँ एक बात आई महानगर की। तो महानगर क्या होता है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं महानगर। तो आइए इतिहास को समझते हैं। बम्बई का विस्तार कैसे हुआ इस पाठ में समझेंगे। तो कुछ नए शब्द हैं, आप वो विद्यार्थीगण लिख लीजिए कि महानगर किसे कहते हैं। महानगर किसे कहते हैं? मतलब किसी भी प्रांत या देश का वह विशाल भाग जहां आबादी सबसे ज़्यादा रहती हो और प्राय महानगर उस देश की क्या होती है, राजधानी भी होती है। शहरीकरण किसे कहते हैं? किसी शहर या कस्बे के रूप में एक गांव जब क्या होता है, एक शहर या कस्बे के रूप में चेंज होता है या डेवलप होता है, उससे आप शहरीकरण कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये दो शब्द को आप ध्यान रखना। अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण, आधुनिक शहरों का उदय, पिछले पाठों पढ़ चुके हैं मैनचेस्टर और लीड्स के बारे में, जहां प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो यहाँ कपड़ा मिल अधिक थी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ से विद्यार्थियों मुझे कोई खास प्रश्न लग नहीं रहा। यहाँ लिखा है 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4% लोग ग्रामीण इलाकों से आए हुए प्रवासी मजदूर थे। आइए देखते हैं इंग्लैंड को। 1750 तक
इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रह रहा था। ये बहुत बड़ा शहर है जहाँ की आबादी लगभग उस ज़माने में 6,75,000 हो चुकी थी और लंदन इसी तरह क्या है फैल रहा था। और 1880 तक आते आते यहाँ की आबादी 40 लाख को भी पार कर चुकी थी। हालांकि लंदन में बड़े बड़े कारखाने नहीं थे, फिर भी यहाँ आबादी चुंबक की तरह बढ़ रही थी। यहाँ एक परिभाषा आई है स्टैंडमैन जोन्स की। उस परिभाषा को और विद्यार्थियों लिख लेना। जोन्स ने क्या कहा है, 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशावरों, कारीगरों, कुशल श्रमिकों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, दिहाड़ी मजदूरों का शहर था। मतलब यहाँ बात हो रही है लंदन की, किस तरह से ये शहर क्या है, बढ़ती आबादी है, जब मजदूर है, नौकरी वाले हैं, फेरी वाले हैं। और लंदन में उस समय 5 बड़े प्रकार के उद्योग थे। ये भी विद्यार्थियों ने ध्यान रखना, लंदन में 5 प्रकार के उद्योग थे। कपड़ों का, जूतों का, लकड़ी और फर्नीचर का, धातु और इंजीनियरिंग का, और छपाई और स्टेशनरी का। आप जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लंदन के अंदर मोटर कारें और बिजली के उत्पादन भी होने लगा था। तो यहाँ इतनी कारखाने फैल गए थे कि शहर को 327 नौकरियाँ इन्हीं कारखानों से मिल गई। आप देखिए लंदन को। लंदन एक प्रश्न बनता है, लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन नदी है? टेमस नदी है। टेमस नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है, जहाँ 1784 में ये मात्र कुछ ही भाग फैला है। और वहीं 1800, 1900, 1980, तो देखिए 1980 में और 1780 में कितना डिफरेंस आ गया लंदन की आबादी में। बड़ा अचंभे वाली बात है कितना ये शहर फैल गया था। हाशिए के समूह। लंदन में 1870 के आसपास लगभग 20,000 के आसपास अपराधी रहा करते थे। अपराधों के बारे में जानते हैं। पुलिस कानून को लेकर चिंतित थी, परोपकार समाज भी नैतिकता को लेकर चिंतित था। अधिकांश परिश्रमी और मजदूर चाहते थे। इन्हीं सारी बातों को लेकर अपराधियों की गिनती की गई, उनके रहने की जांच की गई। हेनरी मैह्यू ने बात बोली है कि उन्होंने कहा है कि एक लंबी सूची बनाई है जो अपराधों से अपना घर चलाते हैं। अपराध की सूची में से बहुत सारे लोग हैं जो मकान की छत से शीशा, मतलब यहाँ बात हो रही है उस ज़माने में वहाँ क्या क्या चोरी हो रही थी। दुकानों से खाने पीने की, कोयले की, बाड़ों पशु के कपड़े तक वो ले जाते। कितने बड़े चोर थे। जालसा, छोटे मोटे चोर भरमार थी। और इन लोगों को अनुशासित करने के लिए शासन ने इनके लिए भारी पनिशमेंट किया और जो लायक गरीब थे उनको रोजगार दिया। तो 18वीं सेंचुरी के लास्ट में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फैक्ट्री में बहुत सारी औरतें भी काम कर रही थी। और जिस तरह तकनीक में सुधार हो रहा था तो कारखानों से नौकरियां जाने लगी औरतों की। 1861 से ध्यान पड़ता है उस जमाने लंदन में 2.5 लाख नौकर थे। औरतों की संख्या बहुत अधिक थी। तो यहाँ एक शब्द आया परोपकारी। तो परोपकारी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति या जो समाज की भलाई के लिए काम करता हो, उससे हम परोपकार कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं औरतों को जब युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो घरेलू काम छोड़ के फिर से काम पर आने लगी। बहुत सारे बच्चों को मामूली वेतन पर काम पर रखा जाने लगा। बहुत सारे माँ बाप उनको भेज दिया करते। यहाँ एक पुस्तक का नाम है, विद्यार्थियों ध्यान भाई, राइटर का नाम है एंड्रयू मियन्स और पुस्तक का नाम है द बिटर ओ क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। इस किताब में बताया गया है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले, कम वेतन पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में बताया गया है। मानते हैं कि ये मजदूर 7 साल का बच्चा चोरी चकारी करके एक हफ्ते में 10 सीलिंग कमाता है। ये उस ज़माने में लंदन में चलने वाला पैसा है। अगर उसी उम्र का लड़का चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसे हफ्ते में 56 डब्बे माचिस, हर रोज़ 1296 माचिस बनानी पड़ेगी। तो 1870 में वहाँ 2 कानून लागू किए गए। तो विद्यार्थियों इन कानूनों के बारे में ध्यान रखना। 1870 में वहाँ कानून लगा कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, मतलब प्रत्येक बच्चे को 5वीं क्लास तक पढ़ाई मिलेगी। और 1902 में कानून बना, कौन सा? फैक्ट्री कानून। मतलब बच्चों को अब इन हानिकारक काम को करने नहीं दिया जाएगा। ये कानून वर्तमान भारत के अंदर लागू है भाई। यूं तो गांवों में बहुत गरीबी थी, लेकिन
शहरों में घनी और साफ दिखाई पड़ रही थी। 1887 में लिवरपूल के एक जहाज के मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के पूर्व छोर में अल्प कुशल मजदूरों का सर्वेक्षण किया और देखा वहाँ 10 लाख लोग बहुत गरीब हैं और जो गरीब हैं उनकी एज 29 से अधिक नहीं है, जबकि संपन्न जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कितने हैं, लगभग 55 साल के। तो उसने पाया कि मजदूर किसी वर्कशॉप में, अस्पताल में, पागल खाने में मर जाते हैं। चार्ल्स बूथ ने निष्कर्ष निकाला कि अगर सभी गरीबों को अगर एक ही कमरा मिले तो लगभग हमें 4 लाख कमरे और बनाने पड़ेंगे। इसीलिए शहरों में गरीबों के लिए आवास का इंतज़ाम करना आवश्यक था, उनके लिए हवा निकासी का इंतज़ाम करना आवश्यक था, उनके लिए साफ़ सुथरे मकान चाहिए थे। अब 1917 में रूस क्रांति हुई थी, उसके बाद हिटलर बढ़ गया, लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर दे। इसके लिए लंदन के अंदर गरीबों को बसाने के लिए, उनके लिए रोज़गार रखने के लिए कार्य किया गया। अब देखो भाई, यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, चूहेदानी बेचने वाला। ये पिक्चर है रोलैंड सन द्वारा बनाई गई। चूहेदानी बेचने वाला जो चित्र है वो रोलैंड सन ने बनाया था 1799 के अंदर। ये वहाँ उस ज़माने में कुछ लोग चूहेदानियाँ बेचा करते। अब लंदन की सफाई, तो लंदन को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। यहाँ आप देख रहे हैं लंदन की झोंपड़पट्टी देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ लोग गरीब रहते हैं। तो लंदन में क्या किया गया, लंदन में लोगों को योजना अनुसार बसाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। उन्हें बर्लिन और न्यूयॉर्क शहर की तर्ज पर उनके लिए ब्लॉक बनाए गए। ब्लॉक होते हैं भाई, मकानों की श्रृंखला होती है, उनको बोलते हैं ब्लॉक। और मकानों की किल्लत को काबू करने के लिए यहाँ किराया नियंत्रण कानून किया गया है। किराया नियंत्रण कानून लागू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कहाँ, लंदन में, ताकि लोग किराया क्या करें, अधिक ना बढ़ाएं। यहाँ एक बात है, किंडर बैंक क्या होता है? किंडर बैंक होता है छोटी सी सीटें होती है जहाँ बच्चों को ठहराया जाता है। तो लंदन में घुटन भरे भीड़ भड़ाक इलाके में गांव के लोगों को साफ हवा चाहिए थी। लंदन और पेरिस के बहुत सारे अमीर तो देहात में अवकाश गृह बना रहे, मतलब बहुत सारे अमीर तो क्या है, गांवों के अंदर अपना मकान बना रहे थे, क्योंकि शहरों के लिए नए फेफड़ों के इंतजाम करने की बात उठने लगी। नए फेफड़े क्या हैं, ये प्रश्न बनता है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना भाई, शहरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने, हरी हरी पट्टियाँ, मतलब इस पट्टी जैसे नहीं भाई आप शहर के आसपास ग्रीन कलर करा दो, नहीं, आप अपने शहर के आसपास एक बहुत बड़ी मात्रा में हरे पेड़ों को लगवाओगे, उसे बोला गया है हरित पट्टी। और कुछ शब्द है उनके बारे में पढ़ते हैं, आप उनको नोटबुक में उतार लीजिए। संयमता आंदोलन क्या है? मुख्य रूप से आंदोलन मध्यम वर्ग द्वारा चलाया गया था। ये समाज सुधार आंदोलन था जो इंग्लैंड और अमेरिका में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में शराब को परिवार की तबाही का जिम्मेदार माना गया था। उसमें शराब को कम करने पर जोर दिया गया था। तो वास्तुकार और योजनाकार हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा पेश की। वास्तुकार और योजनाकार कौन थे? हार्वर्ड थे। उसने क्या किया, गार्डन सिटी मतलब बगीचों का शहर बनाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा ऐसा शहर बनाएंगे जहां पेड़ पौधों की भरमार हो, जहां लोग रहते भी हों, काम भी करते हों। और हार्वर्ड के इन विचारों से प्रभावित होकर एनविन और बेरी पार्कर ने न्यू आजर्विक नामक गार्डन सिटी का मॉडल भी तैयार किया था। यहाँ हर चीज़ को बड़ी बारीकी से डेकोरेट किया गया था, लेकिन ऐसे मकानों का इंतजाम केवल अमीर लोग ही कर सकते थे। तो विश्व युद्ध के बाद आवासों का इंतजाम करने के लिए ब्रिटेन ने 10 लाख मकान बनाए और अधिकतर मकान एक परिवार के रहने लायक थे। लेकिन शहर अब इतना फैल चुका था कि उस शहर के अंदर सार्वजनिक परिवहन चाहिए था, क्योंकि शहर इतना फैल गया था कि पैदल तो आदमी कहीं जा भी नहीं सकता। इसके लिए अब क्या प्रयास हुआ कि अपने क्या है, शहर के लिए परिवहन के साधन बनाए। तो अब शहरों में आवागमन, तो इंग्लैंड में लंदन के अंदर दुनिया की सबसे पहली भूमिगत ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ?
10 जनवरी दुनिया की सबसे पहली भूमिगत ट्रेन 10 जनवरी 1863 को इसका मुहूर्त किया गया। यह ट्रेन लंदन की पैडिगन और फॉरिगन स्ट्रीट के बीच चलाई गई और यहाँ हर दिन 10,000 लोग यात्रा कर रहे थे। अब देखो 1880 तक यहाँ इतनी इस ट्रेन का विस्तार हो चुका था, हर रोज़ 4 करोड़ लोग इसमें यात्रा किया करते थे। तो यहाँ एक उस ज़माने के एक यात्री ने अपने बारे में लिखा है, मैं जिस डब्बे में बैठा हूँ वहाँ पाई पीते मुसाफिर हैं। डब्बे का माहौल सल्फर से भला है, कोयले का गंध आ रही है और लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ है। यहाँ सांस रुक रही है, लोग गर्मी से अधमरे हो चुके हैं। यहाँ लंदन में को अभी रेल लाइन बिछा रही है। ये पिक्चर 1868 की। तो यहाँ बात आ रही है इस लोहे दैत्य ने, यहाँ लोहा दैत्य बोला गया है ट्रेन को। उसको बोला गया है, ट्रेन को बोला गया है लोहा दैत्य। और निर्माण की प्रक्रिया बेहिसाब विनाश के कारण राइटर है चार्ल्स डिकन अपनी किताब डोम्बी एंड सन लिखा है, मकान गिरा दिए गए, सड़कें तोड़ दी गई है, ज़मीनों में गहरे गड्ढे, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है और अधूरेपन की 100,000 शक्लें हैं और ज़मीनें अपनी जगह बदल रही है। तो देखते हैं भाई, यहाँ 2 मील लंबी रेल बिछाने के लिए 900 घर तोड़ दिए गए, लोगों को उजाड़ दिया गया। बहरहाल इन सभी अड़चनों के बाद भी ये ट्रेन क्या हुई, कामयाब हुई। और आज हम देख रहे हैं भूमि की ट्रेनें लगभग बड़े बड़े शहरों सभी में हैं, जिन्हें आप मेट्रो भी बोल सकते हैं आज टाइम। इन नई सुविधाओं के कारण सामाजिक ऊंच नीच कमज़ोर हुई, भेदभाव कम हुए। ये पिक्चर है देखो भाई 1877 की। तो यहाँ लंदन की सड़कों में देखो आप गाय भी उस ज़माने में देख सकते थे, जो कि आज के टाइम वहाँ बहुत ही मुश्किल है। अब शहरों में सामाजिक बदलाव, शहरों में सामाजिक बदलाव, शहरों में समाज बदलाव क्या हुआ। यहाँ अब परिवार का संबंध टूट रहा था, विवाह संस्थाएं टूट रही थी, औरतें जो मध्यम वर्ग की थी, उच्च वर्ग की थी, उन्हें अकेलापन लग रहा था। हालांकि नौकरानियों के आने से उन महिलाओं का अकेलापन कुछ दूर हुआ कि नौकरानियां मामूली वेतन पर कार्य किया करती थी। वेतन के लिए काम करने वाली औरतों का अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण था। विशेष रूप से निम्नतर सामाजिक वर्ग की महिलाओं का अपने जीवन पर खासा कंट्रोल था। बहुत सारे समाज सुधारक मानते हैं एक संस्था के रूप में परिवार टूट चुका था और सुझाव दिया घर से बाहर आकर महिलाओं को कार्य करना चाहिए। टॉपिक है शहरों में मर्द, औरत और परिवार। तो शहर पुरुषों और महिलाओं दोनों ने व्यक्तिवाद की भावना को पैदा किया। शहरों में पुरुषों और महिलाओं की पहुंच एक समान नहीं थी। देखो भाई, वहाँ उस ज़माने में ऐसे हालात बने कि महिलाओं को सिर्फ घर के लायक समझा गया और औरतों को सिर्फ घरेलू काम के लायक माना गया। और उस ज़माने में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। अब इन आंदोलनों को नोट कर लेना। एक आंदोलन है चार्टिज़म आंदोलन, मतलब जो भी वयस्क पुरुष है उन सभी को क्या है, वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए चार्टिज़म आंदोलन चलाया गया। आंदोलन नंबर 2, 10 घंटे का आंदोलन, मतलब रोज़ को बोला गया कि फैक्ट्री में सिर्फ 10 घंटे काम ही किया जाएगा। उस ज़माने में फैक्ट्री के मालिक बेहिसाब लोगों से कार्य करवाया करते। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का आंदोलन भी चलाया गया था। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या है, समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात की जाती है, उससे बोला गया है व्यक्तिवाद। तो 20वीं सेंचुरी तक शहरी परिवारों में एक फिर बदलाव आने लगे। इसके पीछे आंशिक रूप से युद्ध के दौरान महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर लगाया गया। हालांकि परिवार काफ़ी छोटा हो गया था। अब परिवार आने के बाद क्या है, अब नया बाजार के अंदर परिवार बन गया था। अब आती बात, अब ये लोग काम बहुत कर रहे हैं तो उनको छुट्टी भी चाहिए। तो छुट्टी का यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमीर लोगों ने पहले से ही लंदन में परंपरा चला रखी थी कि छुट्टियों में वो क्या करते हैं। प्रश्न बनता है कि अमीर लोग छुट्टियों में कैसे अपना टाइम पास करते थे। ओपेरा, रंगमंच, संगीत, इसके अलावा पब, शराबगर, कई बार ये राजनीतिक बातें भी किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग पुस्तकालय, कला दीर्घाय, संग्रहालय भी जाया करते थे।
और यहाँ तक इन संग्रहालयों में बाद में क्या है, टैक्स भी हटा दिया गया था। ये संग्रहालय बहुत ही लोकप्रिय हो रहे थे लोगों के बीच में। छुट्टी के दिन लोग खुली धूप में समुद्र किनारे भी जाया करते हैं। यहाँ बात हो रही है ब्लैक पूल में जो समुद्र था, वहाँ 1940 तक लगभग 70 लाख लोग हर हफ्ते आया करते हैं, हर साल आया करते थे। यह है नाविकों का मिलनघर। मिलनघर क्या होता है, जहाँ गरीब लोग अपना मनोरंजन करते हैं, उसे बोला गया मिलनघर। अब शराब घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ, ये क्या है, रेलवे के अंदर आने से शराब खाने ऐसे स्थान बन गए जहाँ घोड़ा गाड़ियाँ रुका करती थी। मतलब लोग ट्रेन से शहरों में आते और शराब घर पक्का ही जाते हैं, और जहाँ शराब पी कर वापस अपने गाँव की ओर निकल पड़ते थे। उसी को लेकर ये पिक्चर बनाई गई है। अब शहरों में राजनीति, तो शहरों में लंदन में गरीब लोग दंगों पर उतारू हो गए, मांग थी गरीबी से आज़ादी मिले। तो डेप फोर्ड से लंदन की ओर बढ़े 10,000 भीड़ को अलग अलग करने के लिए यहाँ पुलिस बुलाई गई, और यहाँ ये दंगा 1887 के आखिरी महीनों में हुआ था। और इस दिन पुलिस ने बहुत अधिक सख्त दिखाई थी। इस रविवार ये घटना संडे को हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी संडे भी कहते हैं। 1887 की घटना क्या बोलते हैं, खूनी रविवार की घटना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खूनी रविवार भी बोलते हैं। 2 साल बाद इस घटना के लिए लोगों ने लंदन में हड़तालें की। हजारों हड़ताली शहर भर चुका था, लेकिन ना जेब कटी ना कोई टूटी। 12 दिन चले हड़ताल की एक मांग थी, हमें यूनियन को मान्यता मिलनी चाहिए। इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं लोग अब राजनीति की ओर बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमने इसको एग्जाम्पल जैसे समझा। यहाँ देखो आप पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर है 1889 की, जब बंदरगाहों पर काम करने वाले लोगों ने हड़ताल की थी। तो विद्यार्थियों आज ये पाठ आधा हो चुका है, लगभग आपको जहाँ पढ़ रहा है 24 पेज का पाठ था, लगभग 12 पेज इस पाठ के हो चुके हैं। तो विद्यार्थी वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।